गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, साइंस टेक एजुकेशन पॉइंट पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में शिक्षण विधियों के बारे में देखा था और शिक्षण विधियों में शिक्षक केंद्रित विधियाँ और बाल केंद्रित विधियाँ कौन कौन सी है ये हमने कैटेगराइज किया था। आज हम एक एक शिक्षण विधियों के बारे में देखेंगे। तो हम सबसे पहले जो आज शिक्षण विधि देखने जा रहे हैं वो है आगमन और निगमन विधि। आगमन और निगमन विधि है ये एक ऐसी विधि है जो सबसे ज़्यादा आज नवीनतम विधियों में सबसे ज़्यादा यूज़फुल विधि है और इसके बारे में कई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो, चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस हो, मैथ हो या एसएस हो, संस्कृत हो, सभी में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। और मैं आज जो आपको ये बताने जा रहा हूँ बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बताऊँगा कि कैसे हम इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। तो शॉर्ट ट्रिक से हम देखेंगे कि किस तरह से हम आगमन और निगमन विधि को याद रख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि आगमन और निगमन विधि होती क्या है। तो आगमन विधि का ही जस्ट अपोजिट होती है निगमन विधि, यानी कि हम अगर आगमन विधि के बारे में विस्तार से अगर देख लें तो निगमन विधि भी उसका पूरक होती है। तो उसके पूरक होने के कारण आगमन के साथ साथ में निगमन भी हमारी तैयार हो जाएगी। तो देखो, सबसे पहले हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि इसके लिए हमें एक लाइन याद रखेंगे। तो ये है ट्रिक इसकी, विशिष्ट अतिथि का आगमन हो जो मोटा व उदाहरण देने वाला हो, जो मोटा व उदाहरण देने वाला हो। तो दोस्तों, मैंने कहा था कि कोई सी भी लाइन हम बना सकते हैं ट्रिक के लिए। उसके ऊपर ये नहीं जाने कि किस तरह की ट्रिक है, बस ये है कि हमें याद कैसे रहे उस ट्रिक से। क्योंकि ट्रिक अगर हमें कोई लाइन याद रह जाती है तो उससे हमारी सब पूरा जो उससे संबंधित जो मैटर है वो कंप्लीट हमें याद हो जाता है। तो इसके लिए हमने ये लाइन बनाई है कि विशिष्ट अतिथि का आगमन हो, यानी कि हमारे घर में कोई अतिथि आए तो विशिष्ट होगा, अतिथि होता है तो विशिष्ट ही होता है। तो विशिष्ट अतिथि का आगमन हो और वो जो अतिथि है वो कैसा हो, मोटा हो और बात बात पर उदाहरण देना हो, यानी कि बात बात पर एग्जाम्पल देता हो किसी चीज़ के। तो इस तरह से हमने एक लाइन बना दी है, विशिष्ट अतिथि का आगमन हो जो मोटा व उदाहरण देने वाला हो। तो इसी से हमारी आगमन और निगमन विधि क्लियर हो जाएगी। तो देखिए कौन सी विधि की बात कर रहे हैं, तो इसी में नाम लिया है कि कौन सी विधि है, आगमन विधि की बात हो रही है सबसे पहले, क्योंकि ये लाइन में आगमन आ रहा है तो आगमन विधि की बात हो रही है। तो आगमन विधि के बारे में क्या याद रखना है हमें कि ये जो आगमन विधि है, ये आगमन विधि में जो शिक्षण सूत्र है वो शिक्षण सूत्र किस तरह से पूछे जाते हैं और वो शिक्षण सूत्र इस विधि से क्लियर होते हैं। तो देखिए, इस ट्रिक में शिक्षण सूत्र जो आ रहे हैं नंबर 1 है, यानी कि आगमन विधि एक ऐसी विधि है जो विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि ये विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। देखो, अतिथि होगा तो अतिथि होता है तो वो हमेशा अनजान तो होता नहीं है, विशेषकर आजकल जानने वाले होते हैं अतिथि भी। तो इससे हम अतिथि से का मतलब यह रखेंगे कि जानने वाला। अतिथि कैसा होगा, जानने वाला। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि ये जो आगमन विधि है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। कोई चीज़ हमें बता दी जाती है, ज्ञात चीज़ें हमें यानी कि हमारे कोई भी टॉपिक जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उनको पूर्व ज्ञान से जोड़कर आगे वाले ज्ञान की तरफ ले जाया जाता है। तो ज्ञात से हमेशा अज्ञात की तरफ ले जाया जाता है इस विधि में। तीसरा है, इसमें तीसरा जो शिक्षण सूत्र बनेगा, पहला तो इससे बन गया विशिष्ट से, दूसरा हमने अतिथि से बना लिया, अतिथि कैसा हो, जानने वाला हो, तो ज्ञात हो गया। फिर तीसरा है मोटा यानी होता है स्थूल को हम मोटा भी कह सकते हैं, यानी किसी का पर्यायवाची होता है मोटा भी। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से
सूक्ष्म की ओर। तो ये जो आगमन विधि है ये हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है, यानी कि जब टीचर पढ़ाता है तो सबसे पहले उसको मोटी मोटी बातें बताता है और फिर उसकी बारीकी से उसके बारे में आगे बताता है। तो सबसे पहले उसका सामान्य ज्ञान, मोटी बातें बताकर फिर उसका सूक्ष्म ज्ञान दिया जाता है। तो इस तरह से आगमन विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। फिर अगला शिक्षण सूत्र बनेगा, इससे हमने यहाँ कहा है उदाहरण। तो इसमें ये जो विधि है ये उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। तो ये विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। सबसे पहले इस विधि में उदाहरण प्रस्तुत कर दिया जाता है बच्चों के सामने, और उदाहरण देने के बाद में फिर उससे नियम और सूत्र बनाए जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछा भी जाता है कि कौन सी विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। तो यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि बच्चों को पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और फिर उससे नियम बनाए जाते हैं, सूत्र स्थापित किए जाते हैं। जैसे छोटी कक्षाओं में ये होता है कि जो एक एक नियम से जैसे गणित पढ़ाई जाती है तो उनको पहले कोई उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, उदाहरण प्रस्तुत करके फिर उसका सरलीकरण करके उससे नियम बनाए जाते हैं और नियम के साथ में सूत्र स्थापित किए जाते हैं। तो ये विधि कैसे होगी? उदाहरण से नियम की ओर, या हम ये कह सकते हैं उदाहरण से सूत्र की ओर। तो उदाहरण से नियम की ओर चलेगी। इस तरह से ये 4 जो शिक्षण सूत्र है ये मुख्य इसके शिक्षण सूत्र होते हैं, और इन्हीं शिक्षण सूत्र की सहायता से ये आगमन विधि क्लियर होती है। तो हमें ये 4 शिक्षण सूत्र हमें याद नहीं रखने हैं, बस एक लाइन याद रखनी है, उससे ये सभी शिक्षण सूत्र हमें याद हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम में आप इससे गलत नहीं कर पाओगे, चाहे आगमन विधि आए या निगमन विधि आए, क्योंकि आगमन विधि का जस्ट विपरीत होती है निगमन विधि। क्योंकि जो आगमन का ये निगमन में देखेंगे हम, निगमन, इस निगमन में जो इसका शिक्षण सूत्र होता है इसमें विशिष्ट सामान्यता, इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। फिर दूसरा है अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। कुछ अज्ञात चीज़ें दे दी जाती है बच्चों को, और अज्ञात चीज़ें देने के बाद में उससे ज्ञात करवाया जाता है कि उसका सरलीकरण करके उससे क्या उसका निचोड़ निकलता है। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। तीसरा है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो बच्चों को कुछ सूक्ष्म जानकारियाँ दे दी जाती है, कुछ नियम प्रस्तुत कर दिए जाते हैं या कुछ सूत्र दे दिए जाते हैं। तो वो चीज़ें बताकर फिर उससे सूक्ष्म से स्थूल की ओर, यानी कि उनका सरलीकरण करके उसके बारे में विस्तार से जाना जाता है। तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है कौन सी विधि? निगमन विधि। और चौथा इसका शिक्षण सूत्र है नियम से उदाहरण की ओर। तो देखिए, नियम से उदाहरण की ओर का मतलब है कि सबसे पहले बच्चों को नियम दे दिया जाता है या कोई सूत्र बता दिया जाता है। जब बच्चों को सूत्र या नियम बता दिए जाते हैं तो फिर उनको स्थापित किया जाता है, उनका उस नियम और सूत्र के द्वारा उसका कोई भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है। तो ये हो गया नियम से उदाहरण की ओर, क्योंकि नियम बताकर वो उसके उदाहरण की ओर, क्योंकि नियम से उदाहरण की ओर इसमें जाया जाता है। तो इस तरह से ये 4 शिक्षण सूत्र इसके हैं, और ये 4 शिक्षण सूत्र इसके हैं। तो इसके जस्ट अपोजिट होती है निगमन विधि। तो आगमन और निगमन विधि इस तरह से होती है। तो अब यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होगा। अब दूसरी जो पूछी जाने वाली जो बात है इसमें से जो है कि ये आगमन विधि कौन से बच्चों के लिए उपयोगी है और निगमन विधि कौन से बच्चों के लिए उपयोगी है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि आगमन विधि किसके लिए उपयोगी होती है। तो आगमन विधि हमेशा छोटे बच्चों के लिए उपयोगी होगी, क्योंकि छोटे बच्चों को हमेशा कुछ चीज़ें बताई जाती है जो उनके जीवन से जुड़ी हुई होती है। ज्ञात चीज़ें बताकर उनको फिर अज्ञात की ओर ले जाया जाता है। तो छोटे बच्चों के लिए होती है ये। और बच्चों को हमेशा उदाहरण प्रस्तुत करके फिर उससे नियम बनवाए जाते हैं। तो उदाहरण से नियम की ओर के, यानी कि बच्चों को कुछ एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं, फिर उसका सरलीकरण करके उससे नियम स्थापित और सूत्र स्थापित किए जाते हैं। तो ये विधि किसके लिए उपयोगी है? यह विधि छोटे बच्चों, प्राइमरी स्तर के लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है, प्राइमरी और प्राइमरी के लिए है उपयोगी। छोटे बच्चे को मतलब यहाँ होता है प्राइमरी और
अपर प्राइमरी के लिए ये विधि उपयोगी होती है। इस तरह से अगर इस विधि की बात करें तो यह विधि बड़े बच्चों के लिए उपयोगी। तो ये विधि किसके लिए होगी? बड़े बच्चों के लिए उपयोगी होगी। तो इस तरह से आगमन और निगमन विधि में इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर इससे आगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है, तो इसके अलावा अब आगमन विधि की जो सोपान है वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि आगमन विधि के सोपान कौन कौन से होते हैं। तो इस सोपान का मतलब होता है आगमन विधि के स्टेप, जो स्टेप है वो स्टेप कौन कौन से होते हैं जिससे आगमन निगमन विधि को यूज़ में लिया जाता है। तो देखिए आगमन विधि के सोपान, आगमन विधि के सोपान, आगमन विधि के सोपान, जो इनका क्रम पूछ लिया जाता है या इनमें से ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा आगमन विधि का सोपान नहीं है। तो पहला सोपान है विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले आगमन विधि में विशिष्ट उदाहरण बच्चों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इसका जो प्रथम सोपान होगा वो होगा विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। फिर उदाहरण प्रस्तुत कर दिए जाते हैं बच्चों के सामने, तो फिर उसमें क्या होगा, बच्चे उन उदाहरणों का निरीक्षण करेंगे, उदाहरणों को पढ़ेंगे, उनका क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे। तो दूसरा है निरीक्षण करने के बाद में फिर तीसरा सोपान होगा नियमीकरण व सामान्यीकरण। नियमीकरण व सामान्यीकरण। तो उदाहरणों का प्रस्तुत करने के बाद में उसका निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण करके फिर उसका क्या करेंगे, नियमीकरण करेंगे, उसका सामान्यीकरण करेंगे उदाहरण का, यानी कि उससे नियम बनाए जाएंगे। और नियम बनाने के बाद में फिर परीक्षण एवं सत्यापन। तो इस तरह से ये चार इसके आगमन विधि के सोपान होते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। पहला है विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। बच्चों के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रस्तुत करने के बाद में उनका निरीक्षण किया जाता है बच्चों के द्वारा। निरीक्षण करने के बाद में जैसे ही निरीक्षण करेंगे तो फिर नियमीकरण किया जाएगा, यानी कि उसका नियम बनाए जाएंगे। उससे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही इसमें क्रियाशील रहते हैं, इसलिए ये विधि मनोवैज्ञानिक विधि भी कहलाती है, क्योंकि इसमें दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, नियमीकरण करेंगे, उसका सामान्यीकरण करेंगे, और फिर उसके बाद में उसका परीक्षण करके और उसका सत्यापन कर लिया जाता है कि ये विधि है, जो भी प्रॉब्लम दी है उस प्रॉब्लम में उसका नियम, उससे क्या नियम बनता है, उसका नियम बनाए तो वो ठीक है कि नहीं है, उसका सत्यापन करके उसका नियम या सूत्र उसका प्रस्तुत कर दिया जाता है। इस तरह से ये विधि कैसी हो गई, आगमन विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि भी हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह विधि मनोवैज्ञानिक है, यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी हो गई, मनोवैज्ञानिक, क्योंकि इसमें क्या होता है, शिक्षक और छात्र दोनों क्या रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। इसमें शिक्षक व छात्र सक्रिय रहते हैं, शिक्षक व छात्र सक्रिय रहते हैं। और इधर हम कह सकते हैं निगमन विधि के बारे में, यह अमनोवैज्ञानिक है। अमनोवैज्ञानिक है, क्यों है अमनोवैज्ञानिक, क्योंकि इसमें शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय नहीं रहते हैं। ये इसमें शिक्षक सक्रिय रहता है, छात्र निष्क्रिय रहते हैं। तो इसलिए ये कैसी विधि हो जाती है, अमनोवैज्ञानिक विधि हो जाती है। इसमें शिक्षक सक्रिय व छात्र निष्क्रिय।
फिर अगली बात है कि ये विधि है, ये विधि समय बहुत लेती है। तो हम ये कह सकते हैं इस विधि के बारे में, यह विधि अधिक समय लेती है। तो ये इसके दोष भी है एक तरह से कि ये विधि ज़्यादा समय लेती है, क्योंकि इसमें बच्चों को जो प्रस्तुत किया जाता है कोई भी उदाहरण, तो उदाहरण के बारे में समझाया जाता है, एक एक नियम से उसके बारे में पढ़ाया जाता है और उससे सूत्र स्थापित किया जाता है, नियमीकरण किया जाता है। और इसमें मात्र सूत्र दे दिया जाता है, कोई नियम दे दिया जाता है, तो बच्चे उससे कोई क्वेश्चन, कितने ही सारे क्वेश्चन उससे कर सकते हैं, तो इससे आसानी से कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो ये विधि क्या होती है, बड़े बच्चों के लिए होती है और इसमें छात्र कोई भी प्रॉब्लम देने के बाद में उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सभी क्वेश्चन हल कर लिए जाते हैं। तो ये विधि कैसी हो गई, समय कम लेने वाली। यह विधि समय कम लेती है, समय कम लेती है। तो एक तरह से हम ये जो लिख रहे हैं, इसके अलावा ये हो गई कि आगमन विधि के दोष क्या है और इसके आगमन विधि की अच्छाइयाँ क्या है। तो हमने ये सब मिक्स भी लिखी है यहाँ पे। तो ये हमें याद रखना है कि आगमन विधि है, आगमन विधि कैसी होती है, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि इसमें उदाहरण प्रस्तुत करके उससे नियम बनाए जाते हैं। ये विधि मनोवैज्ञानिक विधि होती है। ये विधि कैसी होती है, शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक हो गई है। और इस विधि में ये विधि अधिक समय लेती है। तो इस तरह से इसका एक ये कमी भी है कि अधिक समय लेती है। फिर इसकी बात करें तो ये बड़े बच्चों के लिए उपयोगी होती है, मनोवैज्ञानिक है, शिक्षक छात्र दोनों से इसमें दोनों सक्रिय नहीं रहते हैं। ये विधि समय कम लेती है और इसके बारे में ये कह सकते हैं ये रटने पर बल देती है। यह विधि क्या करती है, यह रटने पर बल देती है, क्योंकि इसमें सूत्र प्रस्तुत कर दिया जाता है या कोई नियम दे दिया जाता है तो उसको रटवा दिया जाता है और उस नियम या सूत्र से ही कई सारे क्वेश्चन सोल्व करवाए जाते हैं। तो ये क्या है, रटने पर बल देती है। और ये रटने पर बल नहीं देती है, ये तार्किक शक्ति को बढ़ाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यह तार्किक शक्ति को तर्क शक्ति को बढ़ाती है, तर्क शक्ति को बढ़ाती है। तो इस तरह से आगमन और निगमन विधि के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं चीज़ों में से आते हैं कि आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है। इनके जो शिक्षण सूत्र हैं वो शिक्षण सूत्र हमें इस ट्रिक से याद रहेंगे। विशिष्ट अतिथि का आगमन हो, जो मोटा व उदाहरण देने वाला हो, ये ट्रिक हमें याद है। तो इसके आगमन और निगमन दोनों ही विधियों के शिक्षण सूत्र हमें क्लियर हो जाएंगे। और इन्हीं से हमें ये बातें भी निकल कर आ रही है कि अगर बच्चों को पहले नियम ना पहले उदाहरण प्रस्तुत करके और बच्चों को एक एक नियम से पढ़ाते हैं तो वो रटेंगे नहीं बच्चे, वो समझेंगे उस चीज़ को और समझकर किस तरह से क्वेश्चन का आंसर आया है, तो वो सारी चीज़ें समझकर करेंगे। तो ये कि विधि कैसी होगी, वो तर्क वितर्क कर सकेंगे, उसमें दोनों शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहेंगे। तो ये मनोवैज्ञानिक विधि हो जाएगी। और लेकिन ये क्या करती है, अधिक समय लेने के कारण ये इसका दोष भी सामने आता है कि इससे सिलेबस समय पर पूरा नहीं होता है। इसी तरह इसका जस्ट ये उल्टा है, ये रटने पर बल देती है, लेकिन ये विधि समय कम लेती है और अधिक से अधिक सिलेबस इससे कंप्लीट करवाया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये निगमन विधि है, ये निगमन विधि बड़े बच्चों के लिए उपयोगी होती है, बड़ी क्लासेस के लिए उपयोगी होती है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए ये ज़्यादा उपयोगी होती है। और ये विधि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए उपयोगी होती है। इस तरह से ये आगमन और निगमन विधि की बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे ये सारे पॉइंट हमने यहाँ क्लियर किए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।